नमस्कार। देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 2 दिनों से रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। स्कूलों को दिल्ली एनसीआर में बंद करना पड़ा है। सड़कों पे पानी जगह जगह जमा रहा। दिल्ली की कई मुख्य सड़कें शहर के बीचों बीच पानी से भरी रहीं। कहीं बच्चे तैरते नजर आए, कहीं लोग घुटने भर पानी में पैदल चलते। गाड़ियां आधी डूबी, जगह जगह खराब दिखाई दी। दिखाते हैं आपको कुछ तस्वीरें। दक्षिण पश्चिमी दिल्ली में यह है रोहिणी का इलाका, जहां पर 20 फुट चौड़ी शानदार सड़क बीचों बीच से बारिश में इस तरह से धंस गई। और शुक्र है कि यहां पर किसी की जान नहीं गई, लेकिन बीचों बीच इतना बड़ा गड्ढा अचानक से बना। दूसरी और तस्वीरें देखिए, ये है रोहिणी की तस्वीर, लेकिन इसके अलावा जो सेंट्रल दिल्ली है कनॉट प्लेस में भी पानी जमा रहा। आपको दिखाते हैं और दूसरी तस्वीरें, जिसमें कि केंद्रीय दिल्ली का हाल भी दिखाई देता है। जो दिल्ली का दिल कहा जाता है, लुटियंस दिल्ली के कुछ इलाके हैं जहां इस तरह से पानी जमा सड़कों पर नजर आया। ये देखिए लोधी एस्टेट है दक्षिणी दिल्ली में, ये वहां की तस्वीरें हैं। रफी मार्ग, ये तमाम इलाके जो हैं इनमें इस तरह का पानी का जमाव रहा। और ये लुटियंस दिल्ली का हाल है। ये पुरानी सड़कें, चौड़ी सड़कें, तो बारिश इतनी ज्यादा हुई कि इन सड़कों का ये हाल रहा। तो ये दिल्ली का जो इलाके हैं कुछ मुख्य, उनकी तस्वीर है। लेकिन कुछ और देखिए, एनसीआर जो रहा दिल्ली के आसपास का इलाका, नेशनल कैपिटल रीजन जिसमें गुरुग्राम भी आता है, वहां की तस्वीर देखिए। ये स्कूटर पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है। गुरुग्राम जगह जगह डूबा रहा। कहीं कहीं पर तो लोग प्लास्टिक की छोटी छोटी नावें चलाते भी नजर आए। एक उदाहरण है गुड़गांव के इन ऊंची बिल्डिंगों को खड़ा करने के पहले नगर विकास के जो मूलभूत आधार हैं उसको किस तरह से नजरअंदाज किया गया है। कहाँ है जल निकासी का सिस्टम? जब इन ऊंची बिल्डिंग्स को क्लियरेंस मिलती है उस समय क्या ड्रेनेज सिस्टम पर किसी भी बिल्डर का या सरकार की तरफ से क्या कोई क्लियरेंस मिलता है जब ये बिल्डिंग्स बनती हैं? कि बारिश में, कुछ घंटों की तेज बारिश में ये हाल होता है शहरों का। और आसपास के इलाके भी वैसे कोई कम नहीं है। पंजाब में आपको दिखाते हैं कुछ तस्वीरें। पंजाब के आसपास के जो इलाके चंडीगढ़ के आसपास के रहे, जैसे कि जीरकपुर है, पंचकुला है, इन तमाम जगहों पे भी पानी जमा रहा। कई जगह से खबर आई कि अपार्टमेंट्स जो हैं हाउसिंग सोसाइटीज में, उनकी पहली मंजिल तक पानी पहुंच गया, घरों में पानी घुस आया था। तो ये शहरों का हाल है। इसके अलावा और भी बहुत सारी जगह से, हिमाचल प्रदेश का बुरा हाल है। वहां पर पुल टूटे हैं, बारिश इतनी तेज हुई है कि जो हाईवेज हैं, सड़कें हैं, वो धंस गई हैं, नदियां उफान पे हैं। तो ये तमाम खबरें आ रही हैं। वैसे हिमाचल प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, सभी तरफ से इस तरह की खबरें आई हैं। तबाही की जगह जगह पर जाहिर है कि जलतांडव भी है। पहाड़ों में, नदियों में उफान है। और बाढ़ वो प्राकृतिक आपदा के तौर पे भी देखा जा सकता है या प्रकृति की आफत के तौर पे। लेकिन जो बड़े शहर हैं, क्या बारिश के पानी में सड़कें, तालाब बन जानी चाहिए वहां पर? दिल्ली के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि ये समय एक दूसरे पर उंगली उठाने का नहीं है। 24 घंटे में दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है, 153 मिलीमीटर। दिल्ली में इससे पहले 1982 में इस तरह की बारिश हुई थी। अब दिल्ली इतनी बारिश नहीं झेल सकती, लेकिन इसमें दोष अत्यधिक बारिश का है, या पर शहरों पर जो बढ़ रहा आबादी का बोझ है, या फिर बिना योजना के जो कुकुरमुत्ते की तरह अर्बन जंगल फैल रहे हैं उसकी गलती है। तो इन्हीं सवालों को हम समझना चाहेंगे अपने मेहमानों के साथ। हमारे साथ में अंजल प्रकाश हैं जो रिसर्च डायरेक्टर हैं आईएसपी के, सुधीर कृष्णा है पूर्व केंद्रीय सचिव शहरी विकास। सुधीर जी, अर्बन प्लानिंग की स्थिति आज के मॉडर्न शहर में क्या है? अर्बन प्लानिंग इंडिया का इतिहास रहा है, या इस क्षेत्र का अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें, बट जो बहुत ही मॉडर्न सोसाइटी और जो मॉडर्न शहर, गुड़गांव जैसे शहर या दिल्ली में भी जो इलाके बस रहे हैं, वहां पर सबसे बड़ी गलती आपको क्या नजर आती है? जो तस्वीरें कल दिखाई दी कि बीचों बीच शहरों में जिस तरह का पानी भरा था, समस्या कहां है? शहरीकरण में योजनाबद्ध होना अति आवश्यक है, और योजनाबद्ध होने के लिए लेयर ऑफ प्लानिंग करना है। लेयर्स ऑफ प्लान होते हैं। सबसे पहला लेयर है ड्रेनेज प्लानिंग, और उसके बाद मोबिलिटी प्लानिंग, और उसके बाद हैबिटेट प्लानिंग। तो हमारे यहाँ ये ड्रेनेज प्लानिंग को पूरा जो हमने नज़रअंदाज करते बढ़े हैं हम, और उसका नतीजा ये हो रहा है कि ड्रेनेज जो है वो केवल सिविल कंस्ट्रक्शन बन के रह गई है। यानी कि रोड बनती है तो एक ड्रेन भी साथ में बनना है, लेकिन ड्रेन जो है वो उस रोड से जितना जुड़ी है उससे अधिक वो ड्रेनेज सिस्टम से जुड़ी हुई है।
यानी कि वाटरशेड बेसिस पर पानी का गिरना और उसका मूवमेंट और उसका निकास, ये अपने में एक दास्तान है। और उस दास्तान में रोड का वजूद जो है वो इतना मुख्य नहीं है। पानी को अपने रास्ते से निकलना है और उसके निकलने के रास्ते को ध्यान में रखते हुए रोड को बनाना है। तो हो क्या रहा है कि पानी का रास्ता नहीं छोड़ा जा रहा है, बिल्कुल उसके ऊपर भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है। जी, रोड जो है, रोड को चौड़ी कर रहे हैं, ऊंची कर रहे हैं, जो भी रोड ड्रेन के ऊपर ढक्कन लगा के बंद कर दे रहे हैं, यानी कि अंदर ड्रेन के अंदर क्या हो रहा है वो दिखता नहीं है। रोड के ऊपर क्या होता है दिखता है, रोड में गड्ढे हैं वो दिखते हैं, लेकिन ड्रेन के अंदर मलबा जमा हो गया है ये पता नहीं चल पाता। तो सुधीर जी, एक तो गलती प्लानिंग के लेवल पे है, दूसरी जो रोड आप कह रहे हैं जैसे कि जो ये ड्रेनेज जो गड्ढे हैं उनके अंदर में क्या हालत है वो तो दिखता नहीं है। तो क्या जो नगर निगम है उनकी जिम्मेदारी इसमें कहां पे आती है? अगर समय समय पर उसकी चेकिंग या उसकी सफाई हो तो जिस तरह का हम ब्लॉकेज देखते हैं और नदियां बन जाती हैं सड़कें, क्या उससे बचा जा सकता है? कोई इसकी मुद्दा क्या हो गया है कि ड्रेनेज जो है वो शहरों के साथ सड़कों के साथ जुड़ी हुई हैं। जिसकी रोड है उसी की ड्रेन है। और एक शहर में जितने रास्ते हैं वो केवल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के नहीं होते हैं। जैसे गुड़गांव में ही देखिए, बहुत सी रोड जीएमडीए की हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटी की रोड है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट की रोड है, कुछ नेशनल हाईवे की हैं, कुछ डिफेंस की रोड होती हैं। लेकिन ड्रेन जो है उसका अलग अलग अलाइनमेंट ऐसा है कि वो ठीक से अलाइनमेंट नहीं हो पा रहा है। कहीं पतला ड्रेन, कहीं चौड़ा ड्रेन। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास पैसे कम है, उनकी रोड पतली है तो ड्रेन पतली है। अब बताइए, पानी बह रहा है तो पानी जो है वो एक रास्ते से पूरे वॉल्यूम से बहेगा, किसके रास्ते से जा रहा है उसको पता नहीं है कि मैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पतले रास्ते से जा रहा हूँ या पंचायत की संकरी गलियों से जा रहा हूँ या जीएमडीए के चौड़े रास्तों से जा रहा हूँ। इसके लिए ड्रेनेज प्लानिंग की बहुत बहुत आवश्यकता है। तो ड्रेनेज प्लानिंग एक यूनिफाइड एक एजेंसी होनी चाहिए जहां पे हो। जब ये हर अलग अलग एजेंसीज करेंगी, आपने सही कहा कि पानी तो नहीं जान रहा कि प्लानिंग कहां पर कैसी की, आप किस रास्ते से जा रहे हैं। जब आप गुरुग्राम देखते हैं, जब आप दिल्ली के कल की तस्वीरें देखते हैं, चाहे पंचकुला देखें, जीरकपुर देखें, तो आपको एक बहुत इन तस्वीरों को देखकर एज अ टाउन प्लानर, आई मीन जो आप देख चुके हैं शहरी विकास को, आपके क्या सुझाव होंगे या क्या इतना गलत हुआ है कि ये हालत हो रही है शहरों की? देखिए, सबसे पहले तो ड्रेन्स का मैपिंग करना होगा। ड्रेन्स की मैपिंग करके पूरा एक ड्रेनेज प्लान बनाना शहर के लिए काफी नहीं है, रीजनल प्लानिंग की जरूरत है। क्योंकि पानी का शहर से ताल्लुक जितना है उससे अधिक रीजन से ताल्लुक है उसका। पानी शहर के बाहर से आता है और शहर के बाहर निकल जाता है। जब तक वो दिल्ली का पानी यमुना में नहीं पहुंचेगा उसको शांति नहीं मिलेगी, वो यमुना से मिल के ही मानेगा वो। और रास्ते में जो भी उसकी बाधाएं आएंगी तो फ्लडिंग बन के रह जाएगा। एक तो ये करना है कि ड्रेनेज प्लान बनाना है, और दूसरा ये कि वाटर बॉडीज जो है, जो तालाब है, क्योंकि ये पानी जो है हमारे लिए, तालाब जो है वो पानी को रोकते भी हैं। गर्मियों में वही पानी हमारे काम भी आता है, और तालाबों के रास्ते से सबसॉइल वाटर भी, अंडरग्राउंड वाटर भी रिचार्ज होते हैं। तो इसलिए हमको तालाब जो है उनको भी सुदृढ़ करना होगा, उनको भी साफ सुथरा करके उसमें पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी बनाना होगा। तो जो नतीजा क्या है? बिल्कुल जी, ड्रेन को कॉन्क्रीटाइज, जी सॉरी मैडम, ड्रेन को कॉन्क्रीटाइज कर दे रहे हैं तो पानी अंदर नहीं जा पा रहा है। आगे वो ब्लॉक भी हो गया, कचरा भी उसी में जा रहा है, उसमें मलबा उसी में पड़ा हुआ, जाए कैसे पानी वो? आपको ये बताऊं कि अगर चाहिए वो आप जो कह रहे हैं कि पानी का इस्तेमाल भी और उसका स्टोरेज, ताकि वो जिस वक्त जरूरत पड़े उसको इस्तेमाल किया जा सके, तो वो भी क्या प्रॉपर तरीके से नहीं होता है। अंजल प्रकाश जी हमारे साथ हैं, रिसर्च डायरेक्टर आईएसबी के। ये जगह जगह देखा जा रहा है कि जो बारिश का पैटर्न भी है, कहीं पर बहुत ज्यादा बारिश 24 घंटे के अंदर अत्यधिक, कुछ इलाके वहीं है जहां पे बिल्कुल सूखा है। तो ये जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई दे रहा है बारिश का, ये एक वजह क्या मानी जा सकती है? जिस तरह की हम फ्लडिंग या एक आपदा देख रहे हैं जगह जगह, चाहे वो शहर हो, पहाड़ हो। हिमाचल देखिए, हिमाचल में बहुत सारी जगह मंडी है, शिमला है, हाईवेज की हालत देखिए, नदियां उफान पे हैं। तो ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, जो क्लाइमेट में बदलाव है, क्या वो एक वजह है, या वहां पर भी बहुत ज्यादा शहरीकरण हो गया है? नगमा जी नमस्कार। ये तो आपका जो सवाल है ये बहुत ही अहम है आज के दिन, जबकि हम देख रहे हैं कि बहुत डिवास्टेटिंग इमेजेस आ रही हैं उत्तर भारत से। और आईपीसीसी की जो रिपोर्ट आई है 2023 की, जिसमें ये साइंस बहुत क्लियर है कि जितने भी एक्सट्रीम इवेंट्स हैं ये क्लाइमेट रिलेटेड इवेंट्स हैं। दैट मींस उसका मतलब ये है कि जो अतिवृष्टि है और अनावृष्टि है, ये जो है ये रहेगा, और ये क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये बहुत स्ट्रांगली हमें सहना पड़ेगा। तो ये तो
पहली बात यह है कि दूसरी बात जो आप शहरी विकास की आप बात कर रहे हैं, तो हमारा जो शहरी विकास है वो इन्वायरमेंटल प्लानिंग, जो हमारा जो जलवायु परिवर्तन का की बात करनी चाहिए, उसको उसको एक्चुअली अर्बन प्लानिंग में हमको समावेश करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जो पानी का जो निकास जो की बात हो रही है हमारे साथ, वो पानी का निकास भी आप कैसे करेंगे जब आपके पास 150 मिलीमीटर रेनफॉल जस्ट 24 आवर्स में हो जाए। हमारे अभी के जो शहर है वो इस परिस्थिति को संभालने के लायक है ही नहीं। कोई भी एक शहर इंडिया का नहीं है, भारत का, जो इस तरह के 200 मिलीलीटर 100 मिलीलीटर पानी जो 24 घंटे में आते हैं उसकी निकासी का कारण कर सकता है। तो हम लोग जो कह रहे हैं, आईपीसीसी रिपोर्ट में हमने एक बात लिखी है कि जिसको हम कहते हैं क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका पूरा ओवरहॉल करना पड़ेगा, पूरा का पूरा उसको बदलना पड़ेगा, जो न्यू रियलिटीज है उसके लिए। नहीं तो ये तस्वीरें आपको हर साल दिखेगी, हर महीने दिखेंगी, हो सकता है इसका कोई निकास नहीं। आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि जब हम क्लाइमेट की बात कर रहे हैं उसके ऊपर बहुत कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, सब क्लाइमेट गोल्स हैं, लेकिन जो हमारे शहरों में विकास और जो नए शहर बस रहे हैं उसमें इसका समावेश करना पड़ेगा। ये जो बदलाव हो रहे हैं क्लाइमेट में, तो इस साल अगर नहीं झेल पाए हमारे शहर, तो क्लाइमेट के बदलाव को जो बदलाव हैं, इस तरह का सूखा या इस तरह की बारिश, उसको झेलने के लिए हमारे शहर कैसे बेहतर तैयार हो सकते हैं। उन शहरों में बदलाव की जरूरत है, इसका मतलब। दूसरी बात आपसे और समझना चाहती हूं कि ये जो बारिश है इसके लिए भी सरकारों के लेवल पे, शहरों के लेवल पे, या जो निगम होते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी बड़े पैमाने पे नजर नहीं आती। वो इतनी बड़ी समस्या लगती है कि जब बारिश का पानी बर्बाद होता है, आप लोग अपने अपने घरों में कुछ करते हैं जिनको इसकी जानकारी है। अंजल जी क्या? जी, इसमें दो बातें हैं, दो पहलू हैं इस बात को। एक तो ये कि जो हमारा अर्बन प्लानिंग है वो भी क्लाइमेट रेजिस्टेंट नहीं है, मतलब कि उसमें रेजिलियंस क्लाइमेट का जो है वो उसमें बुना नहीं गया है। तो आप जो प्लानिंग करते हैं उसको अभी भी आप कॉस्ट इफेक्टिव प्लानिंग देखते हैं, लेकिन उसमें ये नहीं देखते हैं। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, जब हम टाइल्स बैठाते हैं पेडिस्ट्रियन के लिए, जब चलने के लिए, उसमें परफोरेटेड टाइल्स कर दे, जिससे कि पानी का जो है वो पूरा सोख जाए जमीन के अंदर, जितना जरूरत जितना हो सके। बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। दूसरी बात है, जैसे कि जितने भी झील नष्ट हो रहे हैं, आज आप देखिए दिल्ली में झीलों की बात हो रही है। आज से 15-20 साल पहले मैं तो दिल्ली में रह चुका हूं, बहुत सारे जो झील थे आज उसमें से आधे भी आपको नहीं दिखेंगे, और जो भी है उसमें से 1/3 भी जीवित नहीं है, क्योंकि ये सब जो जितने भी झील और नाले थे, ये सब एक दूसरे से मिले हुए थे। तो वो ड्रेनेज पॉइंट था जिसको हमने पटा दिया है और हम उसके ऊपर फ्लैट से फ्लैट बना रहे हैं। उसी का खामियाजा भुगत रहे हैं कि जो सिस्टम था, जो जाल था, नेटवर्क था, झील है, तालाब है, नदियों से जिस तरह मिलते हैं, उनके ऊपर जब कंस्ट्रक्शन हो जाएगा तो क्या हालत होगी। वो पानी जो है वो सड़कों पर नजर आएगा। इसी की एक उदाहरण है जो हम देख रहे हैं पंजाब में भी। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, वेदांत अग्रवाल। वेदांत, आप पहुंचे हैं डेरा बस्सी में, बारिश से बहुत ज्यादा प्रभावित इलाकों में है ये। क्या वहां पर आप हालात देख रहे हैं? वहां से खबरें आ रही थी कि जो कॉलोनीज हैं उनके घरों में पानी आ गया है, एक फ्लोर डूब गए हैं। तो स्थिति वहां की क्या बताएं? देखिए, इस समय बहुत ही ड्रामेटिक यहाँ पर आप देखें अगर, तो यहाँ पर नी डीप वाटर है, लेकिन ये आप इन जगहों पर देखिए किस तरीके से एनडीआरएफ टीम्स इस समय रेस्क्यू ऑपरेशंस परफॉर्म कर रही हैं। यहाँ पर लगातार एनडीआरएफ टीम यहाँ पर स्पॉट पर है। सर बताइए, कितने लोगों को रेस्क्यू कर चुके हैं अभी आप? सर आज अभी तक हम 85 लोगों को रेस्क्यू कर चुके हैं सर, और कल भी हमने 146 लोगों को रेस्क्यू किया सर। यहाँ पे मानसून की वजह से, हैवी रेनफॉल की वजह से, वाटर लॉगिंग की वजह से और गुलमोहर की आउटर वाल टूटने की वजह से सर यहाँ पे ओवरफ्लो, पानी ज़्यादा आने की सिचुएशन हो गई है। और यहाँ पे पानी 8 से 10 फुट है, तो इस वजह से लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना बिल्कुल। और नगमा, अगर मैं आपको ये भी दिखाऊं कि यहाँ पे किस तरीके से छोटे बच्चों को रेस्क्यू किया जा रहा है। ये देखिए वहाँ पे ऊपर, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी 3rd फ्लोर 4th फ्लोर पर ट्रैप्ड हैं, और छोटे बच्चों को इधर रेस्क्यू किया जा रहा है। ये आप देखें किस तरीके से उनको 3rd फ्लोर से लाया गया है। एनडीआरएफ टीम्स यहाँ पर किसी तरह लेकर आई है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशंस ऑन है। पिछले 50 घंटों से ये लोग अपने घर पे ट्रैप्ड हैं। वेदांत, ये जो इलाका जहां पर आप हैं वो कहाँ, क्या इलाका है, थोड़ा उसके बारे में भी बताएं। और जो लोग ट्रैप्ड है, जिन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है, पानी की ऊंचाई कितनी है? लोग अपने घरों में 2nd फ्लोर 3rd फ्लोर पे ट्रैप्ड हैं, वहां से निकल नहीं पा रहे हैं। तो ये हम देख रहे हैं तस्वीरें कि क्या हाल है वहां पर। एनडीआरएफ के लोग निकाल रहे हैं लोगों को, बताइए वेदांत।
बिल्कुल नगमा, ये मैं इस समय डेरा बस्सी में मौजूद हूँ जो मोहाली के पास है, मोहाली के बहुत पास है डेरा बस्सी। और ये एरिया मोहाली, पंचकुला और चंडीगढ़, यहाँ पर लगभग 50% से ज़्यादा जो एनुअल कोटा है रेन का वो 2 ही दिन में मिल गया इन जगहों को। इसी वजह से रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस में इतना ज़्यादा पानी भरा हुआ है। अच्छा, डेरा बस्सी में लगभग 20 ऐसे रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस हैं जहाँ पर पानी भरा है और लगभग 1200 लोगों को अभी ऑलरेडी सेफर एरियाज में इवैक्यूएट कर दिया गया है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है यहाँ पर कि ये सिर्फ उन्हीं लोगों को इवैक्यूएट कर पा रहे हैं जिनका आसपास कहीं घर है। अब जो लोग ऑलरेडी जिनका कहीं आसपास घर नहीं है, कहीं और जाने को नहीं है, उनको अभी भी वहीं रहना पड़ेगा जब तक सिचुएशन बेहतर नहीं हो पाती है। आपको और तस्वीरें दिखाते हैं नगमा, यहाँ पर आप देखें अगर तो लोग किस तरीके से तैर के कोशिश कर रहे हैं कि फूड सप्लाई दे सकें लोगों को, क्योंकि फूड सप्लाई, बिजली की सप्लाई, पानी की सप्लाई बहुत बुरी तरीके से हैम्पर्ड है यहाँ पर। कुछ लोगों से इनफैक्ट हम यहाँ बात करने की भी कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हालात यहाँ पर हैं इस समय। हम देख रहे हैं कि लगातार देखिए यहाँ पर फूड सप्लाई, पानी, कुछ भी यहाँ पर इस समय नहीं है। हम तो खाना वगैरह लेके आए हैं जी। ये हमारे सर हैं, उनके साथ आए हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत हो चुकी है। बहुत देखो, उनके पास खाना वगैरह सब कुछ खत्म है जी। एक पानी से पूरा भर चुका है पूरा जी। बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो इनका ये कहना है नगमा कि पूरी तरीके से पानी भर चुका है और फूड सप्लाई है। बट आप बताइए कितने लोग अभी भी अपने घरों में ऐसे ही ट्रैप्ड हैं? मेरे हिसाब से 400 या 500 फ्लैट में अभी भी लोग ट्रैप्ड हैं पूरी तरह से। और थोड़ी सी फूड की सप्लाई है तो यहाँ पर उतनी अवेलेबल नहीं हो रही, और प्रशासन के तो बंदे इतने नहीं है। पर ये आसपास के गांव के विलेज, हम भी साथ में गांव के हैं, तो जितना हमारे पास पॉसिबल हो रहा है उतना सामान हम लोगों को डिलीवर कर रहे हैं जी। बिल्कुल, और ये आप देखिए कि कैसे लोग तैर के वहाँ पे अपने घरों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। एनडीआरएफ ने बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइन इस समय यहाँ बनाई कि खाली बोट के माध्यम से जब एनडीआरएफ एक ब्लॉक में जाएगी केवल तभी वो लोग अपने घरों से बाहर निकले। और व्हीकल्स किस तरीके से सबमर्ज नहीं है आप देख सकते हैं, लोगों की स्कूटीज, गाड़ी है वो देखिए आप वहां पर नगमा अगर देखें तो पूरी की पूरी गाड़ी सबमर्ज्ड है अंडर वाटर। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितने स्तर पर यहाँ पर पानी है। और पास ही में एक सतलज का जो पानी उठा, मतलब वाटर लेवल राइज करने की वजह से इन तमाम सोसाइटीज को बहुत इम्पैक्ट हुआ है। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है कि किस तरह से यहाँ पर बारिश की पानी की वजह से लोग फंसे हुए हैं। धन्यवाद आपका वेदांत, ध्यान रखें अपना। वहाँ पे पानी काफ़ी घुटनों तक भरा हुआ है और लोग जो अपने अपने घरों में हैं, क्योंकि वहाँ से निकलना मुश्किल है, तो आप ये अंदाज़ा लगाएं कि जो लोग अपने घरों में जहाँ पानी नहीं भी है, नीचे इतना पानी है कि उन्हें अब खाने पीने की चीज़ों की दिक्कत हो रही है, बिजली नहीं है। तो ये तमाम समस्याएं, और इसकी वजह से वहाँ पर एनडीआरएफ की टीम जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। तो इतनी तबाही मची है इन इलाकों में। ये मोहाली की तस्वीर है, मोहाली के पास डेरा बस्सी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 5 की बात में एक ब्रेक लेंगे हम इस वक्त। ब्रेक के बाद बंगाल में पंचायत चुनाव में एक बार फिर बड़ी हिंसा। गवर्नर मौजूद हैं दिल्ली में, गृह मंत्री से मुलाकात होगी कुछ ही देर में। पश्चिम बंगाल की बात, वहां पे पंचायत चुनाव हो रहे हैं और उस पे हिंसा भी, और इसको लेकर राजनीति भी तेज है। वैसे पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनावों में जो ग्रामीण चुनाव खास करके होते हैं उसमें हिंसा नई बात नहीं है। पंचायत चुनावों की घोषणा से लेकर अब तक 27 लोगों की मौत की खबर आई है। मुर्शिदाबाद, मालदा और नाडिया सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में है। टीएमसी, सीपीएम, बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। 4 पार्टियां हैं यहाँ पर, तृणमूल कांग्रेस, सीपीएम, बीजेपी, कांग्रेस। सभी के लोग मारे भी गए हैं, एक दूसरे पे सभी आरोप लगा रहे हैं। हिंसा को देखते हुए 697 पोलिंग बूथों पे दोबारा मतदान भी हो रहा है। पश्चिम बंगाल के गवर्नर आनंद बोस दिल्ली के दौरे पे हैं और उनकी कुछ ही देर के बाद गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होनी है। शाम के 6:30 बजे उनकी मुलाकात होगी। हिंसा की जांच के लिए बीजेपी अपने 4 सांसदों का दल भेजेगी। ये भी खबर आई है कि बीजेपी का एक संसदीय दल वहां पे जाएगा और ये जो है रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में जांच दल वहां पर जाने वाला है।
तो इस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे पास दो पार्टियों के लोग, यहाँ लगे 4 पार्टियां हैं वहां पर जिनके बीच आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। लेकिन हमारे साथ इस समय प्रवक्ता टीएमसी हैं जूही बिस्वास और प्रवक्ता बीजेपी हैं शिवम त्यागी। बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी हैं। अभी खबर आई है कि संसदीय दल वहां पर जाएगा रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में। तो इस संसदीय दल का क्या काम होगा, हिंसा की जो वहां पर से खबर आ रही है उसकी स्थिति इस समय क्या आप लोगों को मिल रही है शिवम जी? नगमा जी, मुझे लगता है कि इस देश के तमाम चैनल्स ने भी देखा है, भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार भी लगातार इस पर बात कर रही है और बात भी की है। इस देश के गृह मंत्री ने भी बात की है। हालात सबके सामने हैं, किसी से छुपे नहीं है, कहीं पर रीपोलिंग हुआ है, लेकिन ये लगातार इसका अगर आप देखें तो एक लंबे समय से ये चीजें चलती आ रही है। तृणमूल कांग्रेस जो है, खासतौर पर लेफ्ट की सरकार को हटाकर जब सरकार में आई थी तो उनका एजेंडा यही था कि इस तरह की चीजों को कम करेंगे। लेकिन चाहे वो पंचायत चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, चाहे वो 19 का लोकसभा चुनाव हो, चाहे फिर से पंचायत चुनाव, आप इस चीज को कवर करने में बिल्कुल नाकामयाब रहे। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं डेटा की, तो पंचायत चुनाव की भी अगर 2018 में पंचायत चुनाव में मैं बात करूं तो 3059 पंचायत समिति थी, 16,814 ग्राम पंचायत थी और करीब 1100 ऐसी सीटें थी जिन पे और अलग जगहों पर विपक्ष अपना कैंडिडेट भी नहीं दे पाया था। हालात इतने खराब थे कि जगह जगह आगजनी हुई। फिर उसके बाद आपने देखा किस तरीके से लोकसभा चुनाव में हालात रहे, फिर आपने देखा विधानसभा चुनाव में क्या हालात रहे। जी हाँ शिवम जी, इसमें एक बात बस जोड़ दें, आपने जो कहा वो बात सच है और उम्मीद थी कि टीएमसी कंट्रोल करेगी, नहीं हुई। पर इसी सब की वजह से हाईकोर्ट का इंटरवेंशन भी हुआ और 60,000 वहां पे पैरामिलिट्री ट्रूप्स हैं और सेंट्रल फोर्सेस के जाने से लोगों को उम्मीद थी कि ऐसा होगा। बावजूद इसके जो हिंसा होती है तो यहाँ पर तो केंद्रीय बल भी हैं, फिर ये हिंसा नहीं रुक पाती है। बिल्कुल है, लेकिन केंद्रीय जितनी भी कंपनीज वहां पर जाती हैं, वहां पर जो स्टेट पुलिस और स्टेट का दस्ता होता है, उनकी जिम्मेदारी होती है कि सेंसिटिव जोन्स को बताकर आगे जो केंद्रीय एजेंसीज है उनको भेजा जाए, कहां कहां रहना है, कहां कहां नहीं। नंबर 1। नंबर 2, अगर मैं लॉ एंड ऑर्डर की बात करूं तो पूरे तरीके से स्टेट सब्जेक्ट है। शुक्र कीजिए कि वहां पर केंद्रीय एजेंसीज हैं, उसके बाद ये हाल है। मतलब केंद्रीय एजेंसीज अगर वहां पर नहीं होंगी तो जिस तरीके से लोग मत पेटियां उठाकर भाग रहे हैं, बूथ लूट रहे हैं, ये तो 90 के दशक का बिहार और उत्तर प्रदेश ईस्ट में इस तरह का माहौल होता है। आज 2023 में भी अगर मत पेटियां लूटी जा रही हैं, जलाई जा रही हैं, लोगों तो को मारा कौन जा रहा इसके पीछे जिम्मेदार है? ये जो इतनी हिंसा हो रही है उसके पीछे जूही बिस्वास, टीएमसी पे ये आरोप है, केंद्रीय बल भी वहां पर हैं, टीएमसी का आरोप है, जैसे टीएमसी वर्कर हैं एक महदुल शेख, उनका भी नाम सामने आया कि ये क्लैश हुआ टीएमसी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच और उसमें उनकी जो मृत्यु हुई। तो ये रघुनाथगंज मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट की बात है, ये शनिवार की बात है। लेकिन इसी तरह से एक सीपीआईएम कैंडिडेट हैं, उनको टीएमसी के लोगों ने मारा। तो यहाँ पे तमाम पार्टियां, ये जो तस्वीर उभर रही है वो टीएमसी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सीपीएम हो, एक दूसरे को कार्यकर्ता मार रहे हैं और उसमें सभी तरफ से लोगों को कहीं कुछ घायल हुए, कुछ मौतें हुई। तो इसकी जिम्मेदारी कहाँ किस पे जाती है? जूही बिस्वास। नागमा जी, पहले बात तो मैं आपको कहना चाहूंगी, देखिए बंगाल में हो या देश कोई पुणे हो, आज कोई मौत, कोई भी राजनीतिक दल कोई भी समर्थन नहीं करते, हमारे पार्टी भी समर्थन नहीं करते, कोई भी मौत, कोई भी पार्टी। आपकी आवाज साफ नहीं है बिल्कुल भी। देख रहे हैं बंगाल में जब लेफ्ट गवर्नमेंट था उनके समय भी आप देखेंगे। हाँ जी, बोलिए। आप अगर देखेंगे लेफ्ट गवर्नमेंट के टाइम ही हाँ बोलिए, हो गया था बंगाल में। 2000 में भी अगर देखेंगे पर करीब 39 लोगों का मौत हो गया। और 2013 में जब पंचायत इलेक्शन हुआ था तो ये मीरा पांडे जी जब कमिश्नर थे, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, उन्होंने सेंट्रल फोर्स तब भी मंगाए थे। उस टाइम भी 49 लोगों का मौत हो गया था। तो ये बंगाल का एक परंपरा रही है कि पंचायत इलेक्शन में ऐसे बर्बरता और बेदर्दी का चित्र बार बार सामने आ जाते हैं। लेकिन हम बोलते हैं विपक्षियों को, जो बोलते थे हमेशा कि उनको हमेशा फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहिए, उनको तो निष्पक्ष चुनाव लड़ना था, उनको स्वतंत्र चुनाव लड़ना था। आज जो निष्पक्षता और ये स्वतंत्रता कहाँ गए? ये लोग जो है देखेंगे, ये जो आप अभी बता रहे थे शिवम त्यागी जी, उनको पता करना चाहिए। बीजेपी के लोग ये बैलेट बॉक्स में पानी डाल दे रहा है, ये सारे चैनल में दिखाया गया वोट के दिन।
आज बीजेपी के गुंडों ने बूथ में जाके कहीं पे हल्दिया के बूथ में जाके वहां पर बंद करके रखे, वोटिंग प्रोसेस नहीं होने के लिए आज सारे जगह में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहे हैं। रीपोलिंग हो रही है जुई विश्वास बहुत सारी जगहों पर 697 बूथ पे। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि इस समय स्थिति क्या है, क्या राज्य सरकार इसको काबू में कर पाई है? क्योंकि सरकार जिसकी होती है जिम्मेदारी उसी की होती है, सवाल उसी से पूछे जाएंगे। गवर्नर यहाँ आए हुए हैं गृह मंत्री से मुलाकात करने के लिए। अभी जी दे दूं, देखिए अगर देखेंगे कि अगर 5 जुलाई को हमारे जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर उन्होंने बता दिया 7.80% बूथ जो है वो संवेदनशील बूथ है, 5 जुलाई से पहले ये बता दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी टाइम पे ये सुरक्षा बल नहीं पहुंचे, डिप्लॉय नहीं कर पाए क्योंकि टाइम पे नहीं पहुंचे। और अगर आप देखें 8 तारीख को सुरक्षा बल टाइम पे नहीं पहुंचे इसलिए हिंसा हुई, यानी कि जो राज्य सरकार में जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो नाकाम है, पूरी तरह से नहीं कर सकती। नहीं नागमा जी, हमारी जो पुलिस है, जो राज्य पुलिस है, वो सारे बूथ वो लोग तैनात थे। लेकिन हमारे जो यहाँ पर कोर्ट मॉनिटरिंग में ये इलेक्शन हो रहा है, ये हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के बाद ये कोर्ट मॉनिटरिंग ने जो बताया था, विपक्ष की जो मांग थे कि सेंट्रल फोर्स रहना चाहिए, वो तो सेंट्रल फोर्स मांगा हम लोग ऑब्जेक्शन नहीं कर। सेंट्रल फोर्सेस समय पे नहीं पहुंची। दूसरे ये बीजेपी पे आरोप लगा रही हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता ऐसे कर रहे हैं, बैलेट बॉक्सेस में पानी डाल दे रहे हैं। एक सेकंड जुई जी, पर बंगाल में जो ये हिंसा है चुनाव में, ग्रामीण चुनावों में, पंचायत चुनावों में, दूसरे राज्यों के मुकाबले ये इतनी ज्यादा यहां पर क्यों नजर आती है? इसका इतिहास है, ये पहली बार नहीं है कि ये हो रहा है। और यहां पर आप आरोप लगा रही हैं जुई बीजेपी पे, लेकिन बीजेपी, कांग्रेस, सीपीआईएम, टीएमसी, तमाम सभी के वर्कर्स मारे भी गए हैं, घायल भी हुए हैं और एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। ये जो ग्रामीण हिंसा है, शिवम त्यागी, आप कैसे देखते हैं इसे? क्या वजह है इसकी? किसकी जिम्मेदारी बन रही है अभी, और इसका इतिहास रहा है बंगाल में? नगमा जी, कोई भी चुनाव रहा हो, चाहे वो पंचायत चुनाव रहा हो, चाहे विधानसभा, चाहे लोकसभा, मैं एग्जांपल देता हूं आपको। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान 693 घटनाएं हुई पॉलिटिकल वायलेंसेस, जिसमें 23 हत्याएं हुई और वो वोटिंग के दौरान हुई। उसके बाद भी 61 लोग मारे गए और 1508 लोग घायल हो गए। ये तो लोकसभा चुनाव था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट की टिप्पणी है कि बंगाल में लॉ ऑफ रूलर है। कमाल बात है। आप कहते हैं कि ये हमारी परंपरा है। परंपरा बदलने के लिए सरकार बनी थी जी। आपको याद होगा किस तरीके से रॉयटर्स बिल्डिंग में जो है ममता दीदी को बालों से पकड़ के लेफ्ट के लोगों ने मारा था, किस तरीके के हालात किए थे और उसके बाद क्या सदन में हंगामा हुआ था। यही तस्वीरें बदलने के लिए बंगाल ने आपको वोट दिया था। अब बीजेपी पर आ जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी वहां पर सिर्फ 3 सीटों पर थी, आप जानते होंगे अच्छे तरीके से। कभी भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, लेकिन हिंसा तो वहां पर हमेशा थी। तब लेफ्ट थी, तब भी वहां पर हिंसा थी। ममता दीदी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो लेकिन क्या आप इसमें सिर्फ टीएमसी को दोष दे सकते हैं? टीएमसी का आरोप है कि ये बीजेपी कर रही है, लेफ्ट भी इसमें इन्वॉल्व है। जुई विश्वास, ये जिम्मेदारी तो लेकिन बनती है इस समय टीएमसी की। आप सिर्फ बीजेपी के ऊपर आरोप डाल के, यहाँ कांग्रेस, यहाँ सीपीएम, आपके वर्कर्स को तो कांग्रेस के वर्कर्स ने भी मारा है। किसी एक पार्टी के ऊपर हम नहीं बोल रहे हैं। तो क्या सभी मिलकर टीएमसी के वर्कर्स पे हमला कर रहे हैं? ऑब्वियसली अगर आप देखेंगे यहाँ पर, अगर आप देखेंगे जो इनके जो कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है चौधरी, अधीर रंजन चौधरी की बयान लगभग ये बीजेपी के बयान के साथ मिल जाते हैं। ये भी बीजेपी के एजेंट हो कि यहाँ पर काम कर रहे हैं। सीपीएम तो पहले से ही यहाँ पर वायलेंस के लिए मशहूर है, तो लोग भी शामिल हो बीजेपी के एजेंट की तरह काम करें। लेकिन बात यह है कि जिसकी सरकार है, जिम्मेदारी आपकी बनती है कि उस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें। केंद्रीय फोर्सेस भी वहां पर गए, लेकिन इस आरोप प्रत्यारोप का कोई मतलब नहीं है। ये जो पूरी वहां पर पूरा माहौल जो है वो काफी हिंसाग्रस्त है और लोगों की जानें गई हैं। गवर्नर यहाँ पे हैं, कुछ ही देर में गृह मंत्री से उनकी मुलाकात होने वाली है। आप दोनों का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अच्छी बात यह है कि रीपोलिंग हो रही है कई जगह पर और हिंसा पे कुछ रोक यहाँ पे लगी है। तो 5 की बात में इस समय एक ब्रेक ले रहे हैं हम। दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग संबंधी अध्यादेश पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अध्यादेश पर रोक लगाने से इनकार किया है। दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े अध्यादेश के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। एसजी ने इस मामले में कहा कि इन पदों पर केवल गलत तरीके से नियुक्त व्यक्ति ही नियुक्त किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एलजी को पक्षकार बनाने की इजाजत दी है। केंद्र के अलावा एलजी को भी नोटिस दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अध्यादेश पर रोक लगाने से फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का इनकार है और इस पे 17 जुलाई को सुनवाई होगी। अंतरिम रोक को लेकर 17 जुलाई को सुनवाई होगी।
दिल्ली में जबरदस्त बारिश हुई है जिसमें 40 सालों का रिकॉर्ड टूटा है। हथनी कुंड बराज से पानी छोड़े जाने और लगातार बारिश की वजह से दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। शाम 5 बजे यमुना का जलस्तर 205.4 मीटर दर्ज किया गया। दिल्ली में यमुना में खतरे का निशान 205.33 मीटर है। ऐसे में दिल्ली के जो निचले इलाके हैं और ख़ास करके जो यमुना के आसपास बसे हुए इलाके हैं वहाँ पे पानी घुसने की आशंका है और इसे लेकर दिल्ली सरकार ने आज बैठक की है और हालात पर नज़र रखने के लिए 16 कंट्रोल रूम बनाए गए हैं।